नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसे कि अपने कक्षा 10वीं में विज्ञान का जो NCERT कोर्स चल रहा था उसमें अपन ने बेसिक केमिस्ट्री को पूरा कर लिया था। आज अपन जो अपनी बुक है विज्ञान की उसमें अपन पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। पहला लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। लेसन का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। अब उस लेसन की स्टडी करने से पहले आपको बता दूं कि अभी भी जिस भी विद्यार्थी ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी जल्दी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट को। पहला है अपना टॉपिक आ रहा है कि रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? यानी वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों एवं संगठन में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है उसके रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं और उसके संगठन चेंज हो जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि इसमें नया पदार्थ बन जाता है तथा परिवर्तन के कारणों को हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अपन समझते हैं कि दूध से दही बनता है, तो दूध था, उसके जो पहले गुण थे उसका जो संगठन था बाद में क्या हो गया? उसमें परिवर्तन हो गया, दही बन गया, तो उसके गुण भी क्या हो गया? चेंज आ गए। उसमें खट्टापन आ गया और टाइट हो गया, है ना, गाढ़ा हो गया। पहले दूध के साथ पतला था, तो उसके पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उसको क्या कहते हैं? अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसमें नया पदार्थ बनता है। दूध से क्या बन गया? दही बन गया। तथा परिवर्तन के कारण को हटाने पर, यानी परिवर्तन का कारण क्या था? अपन ने दही बनाया, तो उस कारण को अगर अपन हटाना चाहें तो वापिस दूध प्राप्त कर सकते हो क्या आप? नहीं कर सकते हैं। यानी कि परिवर्तन के कारण को हटाने पर अपन पुनः उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं ला सकते हैं, पुनः प्रारंभिक अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती है। उसी को क्या कहते हैं? अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। यानी किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई भी पदार्थ है, अगर उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, किसी भी प्रकार का उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, उसके संगठन में परिवर्तन हो रहा है, तो उसको अपन रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा याद होनी चाहिए कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन आप जानते हो, किसी पदार्थ के गुणों में और उसके संगठन में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, एक और चीज याद रखनी है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के परमाणुओं के मध्य में बने हुए बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। कि जो भी यौगिक होते हैं तो उनके परमाणुओं के मध्य जो बंध बने होते हैं कुछ तो टूटते हैं और नए बंध क्या होते हैं? बनते हैं। अब इनको अपन अच्छा समझने के लिए एक एग्जाम्पल्स से समझते अपन। कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे भोजन का पकाया जाना। तो भोजन के पकाए जाने के फलस्वरूप क्या होता है? बंध टूटते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन सब्जी बना रहे, कोई सी भी अपन ने सब्जी काट के, अब जब काटते हैं तो वो थोड़ी टाइट होती है, और जो ही अपन उसको कढ़ाई में उसको बनाएंगे सब्जी को, तो एकदम मुलायम हो जाएगी। इसका मतलब उसके अंदर बॉन्ड क्या हो गए? टूट गए। तो भोजन का पकना भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया के श्रेणी में आती है। उसके बाद में अंगूर का किण्वन। तो अंगूर के किण्वन से शराब बनाई जाती है, तो अंगूर का किण्वन भी किसकी श्रेणी में आता है? रासायनिक अभिक्रिया की श्रेणी में आता है। उसके बाद में एक और है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ने पर दूध का फटना। जैसा कि अपन पहले देख चुके थे कि दूध फट जाता है, तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो कमरे के ताप पर अगर दूध को खुला छोड़ दोगे तो दूध क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जो दूध होता है अब उसको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कमरे का ताप जो होता है वो ज़्यादा होता है। गर्मियों के दिनों में 42-43 डिग्री हो जाता है, ठंडा होगा, ठंडा मौसम रहेगा तो वो दूध नहीं फटेगा, परंतु टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। उसके बाद में हमारे शरीर में भोजन का पाचन, जो ही अपन भोजन खा लेते भोजन करेंगे उसके पश्चात हमारे शरीर में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, बहुत सारे अम्ल निकलते हैं, और उनके माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है? भोजन पचना शुरू हो जाता है। अब उस भोजन को पचाने के बाद में आप वापस वो भोजन थोड़ी प्राप्त कर सकते हो, यानी कारण को हटाओगे तो वापस अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो भोजन का पाचन भी हम एक रासायनिक अभिक्रिया मानते हैं। उसके बाद में आर्द्र वायुमंडल में लोहे पर जंग लगना। जैसे कि बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, आर्द्र का मतलब नमी वाला, पानी वाला मौसम जब होता है, तो अगर आप लोहे को खुला छोड़ दोगे बाहर
तो आप देखते होंगे 1 महीने 2 महीने पश्चात उस लोहे पर लाल कलर का लाल रंग आ जाता है, मतलब वो जंग लग जाता है। आप जो ही अंगुली लगाओगे तो पता चलेगा भाई ये जंग है ना, जंग। फिर हमारा सांस लेना, हमें पता है कि हम हमारे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो हमारा सांस लेना ही क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फलों का पकना। जब फल कच्चे होते हैं और फिर फल जब पक जाते हैं तो उनमें भी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसी के फलस्वरूप फल क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। आगे बढ़िए, हमारे शरीर से पसीने का निकलना। तो हमें जब गर्मियों के दिनों में पसीना आता है तो ये पसीना आना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। और कोयले का दहन, कोयला होता है, लकड़ी होती है, तो उसका जब अपन दहन करवाएंगे, उसको जलाएंगे, तो उसके दहन में भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो इस प्रकार से अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखे। आपसे क्वेश्चन पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो आप परिभाषा देख के 2-4 एग्जाम्पल्स अपने इसमें से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो उनको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो अपन रासायनिक अभिक्रिया देखी तो उसको और अच्छे से समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रयोगों के माध्यम से अपने को पता चलेगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो देखिए, सबसे पहला प्रयोग आ रहा है अपना, तो अपन इसको प्रयोग को कुछ चीज़ों में डिवाइड किया। सबसे पहले अपन सामग्री लिख लेंगे अलग से। सामग्री हम ले रहे हैं, इसमें 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम का रिबन ले लेंगे, एक रेगमाल लेंगे, एक बर्नर या लैंप ले सकते हैं, चिमटा लेंगे और वॉच ग्लास लेंगे, ठीक है। तो ये तो अपन ने क्या ले ली, सामग्री ले ली। अब इसकी क्रियाविधि देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से साफ कर लेंगे। जो मैग्नीशियम रिबन होगा उसको रेगमाल की सहायता से साफ कर लेंगे, मतलब घिस के साफ कर लेंगे। अगर उस पर कुछ जंग वगैरह लगा होगा तो उसको क्या कर लेंगे, साफ कर लेंगे। तो मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से साफ कर लेंगे। उसके बाद में क्या करने वाले हैं, तो रिबन को चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से उसका दहन करेंगे। जो लैंप या बर्नर होगा तो उसकी लो में ले जाकर उस रिबन को जलाएंगे। उसके बाद दहन से प्राप्त राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा करेंगे। अब जब मैग्नीशियम रिबन जो जलेगा तो उसके बाद में राख इकट्ठा होगी, उस जो राख बनेगी तो उसको हम क्या करेंगे, वॉच ग्लास, एक जो कांच की कटोरी अपन ने ली है उसमें क्या करेंगे, अपन उसको इकट्ठा कर लेंगे। हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि चमकदार श्वेत लो के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो कैसे जलती है, वो एक चमकदार श्वेत लो, सफेद चमकदार लो के साथ में उसका क्या होता है, दहन होता है। ये इसकी क्या हो गई, क्रियाविधि हो गई। इसमें सावधानी रखने योग्य बात कौन सी है, उसको देखते हैं अपन सबसे पहले। तो देखिए, यहाँ पर हम सावधानी क्या रखने वाले हैं कि कोई भी प्रयोग हो शिक्षक की देखरेख में करें। पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी अगर प्रयोग कर रहे हैं हम लोग तो उसको शिक्षक की देखरेख में ही करें। ऐसा नहीं कि आप खुद ही करने लग जाओ, आपको पता नहीं कि इससे क्या होने वाला है। तो हमेशा प्रयोग शिक्षक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। इस प्रयोग में सभी आंखों पर चश्मा का उपयोग करें। ये जो प्रयोग है स्पेशल, तो इसमें क्या करें, आंखों पर चश्मा लगाएं ताकि कुछ भी हानिकारक गैस या कुछ भी निकले, विस्फोटक सामग्री जो आप मतलब विस्फोट से चिंगारी टाइप में, तो वो आपकी आंखों तक ना पहुंचे। तो उसके लिए आप इससे क्या कर सकते हैं, आंखों पर चश्मा का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें कौन सी अभिक्रिया, देखिए हमने लिया मैग्नीशियम। अब जब बाहर जला रहे हैं तो इसका मतलब बाहर ऑलरेडी ऑक्सीजन तो हो गई सी, ऑक्सीजन गैस होती है हमें पता है। तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया 2MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अपन ने वॉच ग्लास में क्या कर लिया था, इसको इकट्ठा कर लिया था। अब इसको डायग्राम में अच्छे समझते देखिए। ये अपन ने एक स्टैंड कुछ भी स्टैंड टाइप ले लिया और ये हमारा बर्नर है, ठीक है। और यहाँ पर ये चिमटा है और ये मैग्नीशियम रिबन है। इसको अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जलते हुए के पास में लेके आ रहे हैं। और जब राख बन रही तो उसको अपन वॉच ग्लास में क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। और कौन सी राख बन गई, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की और राख बन गई। यहाँ देखिए क्या है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। ये अपन ने इस पूरे प्रयोग में देखा। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब आप क्या इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम रिबन प्राप्त कर सकते हो क्या, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि परिवर्तन के कारण को हटाने पर, परिवर्तन का कारण क्या था, आग लगना, मतलब बर्नर से जलाना। तो उसके कारण को आप हटाओगे तो वापिस वो अवस्था प्राप्त हो सकती है क्या, तो वो अवस्था कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। यानी कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हो, पॉसिबल नहीं है। एक बार मैग्नीशियम जल चुका है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है। तो इस प्रकार से अपन फाइनली यहाँ कह सकते हैं कि इस जगह भी क्या हुई है,
रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हम एक और प्रयोग कर रहे हैं। देखिए प्रयोग नंबर 2, इसमें सामग्री ले रहे हैं अपन शंक्वाकार फ्लास्क, दानेदार जस्ता जिसको जिंक भी बोलते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हो, दोनों एक जैसे अम्ल होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। एक ले रहे हैं अपन कॉर्क और यहाँ ले रही कांच की पतली नली। तो इन सारी चीज़ों को अपन सामग्री में यूज ले रहे हैं, सामग्री सारी की सारी। उसके बाद में यहाँ पर क्रियाविधि देखिए, सर्वप्रथम हम शंक्वाकार फ्लास्क में दानेदार जस्ता या जिंक डालेंगे। जो अपना फ्लास्क है उसमें क्या करेंगे, जिंक डाल देंगे। तत्पश्चात इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देंगे। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूज कर रहे हो तो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दो, और सल्फ्यूरिक ले रहे हो तो आप सल्फ्यूरिक मिला दो। और यहाँ पे देखिए तनु जो आया ना नाम, तनु का मतलब क्या है, दो चीजें होती है, तनु और सांद्र। आप इसको अच्छे से समझे, इस तरह से समझे कि सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अगर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होगा तो यानी खतरनाक तेजाब होगा, वो सांद्र है, गाढ़ा है तो बहुत खतरनाक है। परंतु तनु का मतलब हो गया उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी मिला हुआ है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो तनु सल्फ्यूरिक इतना खतरनाक नहीं होता, परंतु फिर भी केमिकल है, रसायन है, तो वो खतरनाक होगा, तो आप उसको नग्न हाथों से काम में नहीं ले सकते हो। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का अपन यहाँ प्रयोग करेंगे और क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि तुरंत हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाती है। जो ही जिंक में अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल डाला, तुरंत ही क्या होती है, हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाती है, जो कांच की नली के द्वारा बाहर निकल जाती है। किससे निकलती है बाहर, जो कांच की नली है जिसको हमने कॉर्क के बीच में लगा रखा है, उसके माध्यम से वो क्या होती है, बाहर निकल जाती है। और फ्लास्क भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। फ्लास्क को जब आप स्पर्श करोगे ना, उसको छुओगे, तो आप देखोगे कि फ्लास्क जो है आपका, शंक्वाकार फ्लास्क जो था वो कैसा हो गया है, गर्म हो गया है। चलो इसको अपन है ना डायग्राम में अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में जो है फ्लास्क है, ये फ्लास्क रहा है, यहाँ पे अपन ने कॉर्क लगा दिया, बीच में नली है। अब यहाँ पर हमने क्या डाला, सबसे पहले दानेदार जस्ता डाल दिया, जिंक जिसको अपन बोलते हैं, और क्या मिला दिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। ठीक है, ये कांच की नली कॉर्क दिख रहा है आपको। जो ही आप इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाओगे तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाती है। ये देखो बाहर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यानी अपन कह सकते हैं कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ये देखिए, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। यहाँ पर सावधानी रखने योग्य बात क्या है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अम्ल क्या होता है, खतरनाक होता है। आप उसको डायरेक्टली कांटेक्ट करोगे तो आपके हाथों को जला सकता है, आपके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी आंखों को, आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए आप उसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करेंगे और जहां तक हो सके हर एक प्रयोग आप शिक्षक की देखरेख में ही करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, इस पूरे डायग्राम में कौन सी अभिक्रिया हो रही, देखिए जिंक था अपने पास में, सॉलिड जिंक ठोस अवस्था में था, टुकड़े थे मतलब दानेदार, और उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया अपन ने, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो क्या बन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली और बन गया जिंक सल्फेट, और मुख्य प्रोडक्ट अपना क्या था, ये हाइड्रोजन गैस ही था जो अपना बाहर निकल चुका है, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जिंक में अपन ने जो ही सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो यहाँ पर भी क्या हुई, एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रयोग के माध्यम से अपन ने वो अच्छे से समझ लिया है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को अच्छे से समझने के लिए एक और प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, प्रयोग नंबर 3। यहाँ सामग्री ले रहे हैं अपन शंक्वाकार फ्लास्क, लेड नाइट्रेट का घोल और पोटेशियम आयोडाइड का घोल। ये तीन चीजें ले रहे हैं अपन। और देखिए क्या करेंगे यहाँ पर कि क्रियाविधि अपन देख रहे हैं, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं तब पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जिसका नाम लेड आयोडाइड है। हम क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को क्या करेंगे, मिला देंगे तो हमें पीला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है, लेड आयोडाइड है। यही अपन इस अभिक्रिया में देखते हैं। देखिए अभिक्रिया, ये लेड नाइट्रेट का घोल है, इसको पोटेशियम आयोडाइड जो ही मिलाते हैं तो यहाँ पर लेड आयोडाइड बन जाता है, PbI2, ये इससे जुड़ जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा जिसका रंग कैसा होता है,
पीला होता है और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या है, ये रहा लेड आयोडाइड। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर भी क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी हम इन परिवर्तनों के आधार पर कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेगी। पहली चीज हो सकती है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाए, कोई द्रव अवस्था में ठोस बन जाए, ठोस से द्रव में चला जाए, द्रव से गैस में चला जाए। तो अवस्था में क्या हो जाना चाहिए, उसका परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया तो हम क्या कह सकते हैं, उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ। या रंग में परिवर्तन, रंग चेंज हो गया, किसी प्रकार से रंग बदल गया तो रंग में परिवर्तन। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा था लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का जब अभिक्रिया करवाई अपन ने, तो पीला रंग बना लेड आयोडाइड का। कौन सा बन गया, पीला रंग। तो यानी कि यहाँ पर रंग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तापमान में परिवर्तन, जैसे कि अपन ने दूसरे प्रयोग में देखा था कि फ्लास्क में जो ही अपन ने जिंक में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया तो फ्लास्क क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो तापमान में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और उसी प्रयोग में अपन ने देखा गैस का निष्कासन यानी कि उत्सर्जन। कौन सी गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। यानी कि इन चारों चीजों के आधार पर अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रयोग में अपन इन चारों चीजों के माध्यम से कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी कि कोई भी प्रयोग में अगर ये चार चीजें अपने को दिखाई देती है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर क्या हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। उसके बाद में अगला टॉपिक जो आएगा अपना रासायनिक समीकरण के बारे में, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस ना करें। आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।